नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ ही। देश के अंदर आप देखिए बेरोजगारी को लेकर किस तरह से बड़ा खुलासा हुआ है, ये बड़ी अपडेट आपके सामने रखते चले। जहां पर 15.29 वर्ष की आयु वर्ग में बेरोजगारी दर 16.2% पार हो गई है और ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी दर 29.4%। 9.2 करोड़ युवा ना पढ़ाई में है ना तो कहीं कमाई में है। बताते चले कि अब आप देखिए 25 साल के युवाओं में संकट सबसे गहरा हो गया है। भारत में हर 10 में से 4 ग्रेजुएट युवाओं के पास नौकरी नहीं है और शिक्षित युवाओं का संकट और ज्यादा बढ़ गया है। जितना ज्यादा पढ़े लिखे युवा हैं उतनी ही ज्यादा आप देखिए बेरोजगारी बढ़ गई है। देश में ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी दर 29.4% पहुंच चुकी है और डिग्रियों के अंबार के बीच में स्किल गैप का बड़ा झटका लग गया है। अब कंपनियों को यहां पर हुनरमंद युवा नहीं मिल रहे। नौकरियों के लिए सरकारी परीक्षाओं पर निर्भरता अब भारी पड़ रही है। 4 से 5 साल तैयारी में भी आप देखिए देश का युवा किस तरह से गवा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये बताते चले कि बेरोजगारी पर सबसे बड़ा जो खुलासा किया गया, जिसमें ये बताया गया 16.2% युवा सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश में बेरोजगार हैं। 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में संकट सबसे ज्यादा गहरा गया है। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 13.6% दर्ज की गई। उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं में बेरोजगारी दर 29.4%। 25 साल के ग्रेजुएट्स की स्थिति 40% बेरोजगार है। तो हर 10 में से 4 हाथ जो है वो खाली हाथ घूम रहे हैं। महिला ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी दर 36.6% है, पुरुषों से काफी ज्यादा मानी जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा संकट केरल में, जहां 18.2%, तेलंगाना में 18.1%, ओडिशा में 12% से 14%। सबसे राहत वाले राज्य यहां पर आप देखिए गुजरात, जहां 2.5% है बेरोजगारी दर। मध्य प्रदेश में 4.2%। यूपी बिहार का हाल भी अगर देखें, बिहार की भी अगर बात करें तो 13%। उत्तर प्रदेश 12% पर है। औद्योगिक रूप से मजबूत राज्य समझिए, क्योंकि गुजरात, एमपी में बेरोजगारी देश की सबसे कम दर्ज की गई। अब बेरोजगारी के यहाँ आप देखिए मुख्य कारण भी बन गए हैं। स्किल गैप हो गया है, डिग्रियां किताबी हो गई हैं, उद्योगों को जरूरी आधुनिक हुनर गायब हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग में सुस्ती हो गई है, फैक्ट्री और विनिर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नौकरियां नहीं हैं और खेती पर निर्भरता कृषि क्षेत्र में अब यहां पर बेरोजगारी हो गई है। तो जरूरत से ज्यादा लोग इसमें शामिल हैं। सरकारी नौकरियों को लेकर जो बड़ी बात हो रही है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स का जो मोह है, उसे 4 से 5 साल सिर्फ तैयारियों में लोग अपना समय गंवा रहे हैं। सरकार का एक्शन प्लान देखिए किस तरह से रहा, क्योंकि विकसित भारत रोजगार योजना आज शुरू की गई, जिसमें 72 लाख से भी ज्यादा युवाओं को पहली औपचारिक नौकरी का लाभ दिया गया। यानी कि सरकार की तरफ से ये स्कीम्स लाई गई हैं। इंटर्नशिप योजना लाई गई, जिसमें 1.65 लाख से ज्यादा ऑफर दिए गए। युवाओं को 9,000 मासिक स्टाइपेंड दिया गया है। मुद्रा योजना में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा मिला और युवाओं को बिजनेस के लिए बिना गारंटी लोन मिल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर देखिए जिस तरह से कि भारत में सरकारी और वैश्विक रिपोर्ट्स के अनुसार अगर बात की जाए तो लगभग 9.2 करोड़ यानी कि 92 मिलियन युवा ऐसे हैं जो वर्तमान में बेरोजगार हैं और उनके पास किसी प्रकार की शिक्षा, नौकरी या ट्रेनिंग नहीं है। तो आर्थिक भाषा में इस वर्ग को नीट यानी कि नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग ये कहा जा रहा है। तो जाहिर तौर पर देखिए अपनी अपनी भाषा में यहाँ बात की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि इस संकट का मुख्य कारण क्या है, तो स्किल गैप सबसे बड़ा कारण है। डिग्री होने के बावजूद भी देश के लगभग 50% से ज्यादा युवा उद्योगों की मांग के अनुसार तकनीकी रूप से पूरी तरह से कुशल नहीं है। फिर सफेदपोश नौकरियों की कमी हो गई है। हर साल लाखों की संख्या में ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, लेकिन बाजार में उस गति से औपचारिक और अच्छी सैलरी वाली नौकरियां पैदा नहीं हो पा रही। ये मुख्य कारण है। फिर नौकरियों से ज्यादा आवेदक हो जाते हैं, यानी कि जहां 10,000 फॉर्म भरना है, 10,000 पोस्ट है, वहां पर 4,000 के मुकाबले देखा जाए तो 4 लाख फॉर्म लग जाता है। तो नौकरियों से ज्यादा आवेदक हो गए। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, जिसमें युवाओं की संख्या अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड देखें तो सबसे ज्यादा है। हर साल रोजगार बाजार में जितने नए युवा प्रवेश करते हैं लेने के लिए, उस गति से नई नौकरियों का सृजन नहीं हो पाता है। यानी कि जॉब क्रिएशन को लेकर बात होनी चाहिए, जिस पर सरकार बार बार कहती है कि आप सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, आप अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत को लेकर काम करने की जरूरत है। जॉब क्रिएटर आपको बनना है
और उसके बाद इससे एक एक पद के लिए हजारों उम्मीदवारों के लिए, जो मैं पहले ही आपको बता रही थी कि अगर कहीं पर 10,000 पोस्ट है तो वहां 4 लाख फॉर्म लग जाता है। तो वहीं से आप समझिए कि कितने युवाओं को निराशा हाथ लगती है। फिर उसके साथ ही कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता हो गई है, यानी कि डिस्ग्यूज जो अनएम्प्लॉयमेंट है, देश की लगभग आबादी का आजीविका के लिए बात करें तो कृषि पर निर्भर है। लेकिन खेतों में जहां 2 लोगों की जरूरत होती है वहां परिवार के 5 लोग काम करते हैं। तो इस हिसाब से भी तकनीकी रूप से बेरोजगारी मानी जा रही है। फिर मौसमी रोजगार आता है, जिसमें खेती पूरी तरह से मॉनसून मौसम पर निर्भर होती है, जिससे किसानों खेती हर मजदूरों को साल में केवल कुछ ही महीने काम मिलता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग वृद्धि में अगर काम करने की बात करें, यानी कि धीमी औद्योगिक और विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग वृद्धि और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर की बात करें तो काफी सुस्ती वहां पर आ गई है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको और ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी देश में सबसे ज्यादा नौकरियां फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल के क्षेत्र में पैदा होती हैं। तो भारत में सर्विस सेक्टर जो कि आईटी है, बैंकिंग है, तो यहाँ तरक्की की गई है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उस रफ्तार से आगे नहीं पनप पा रहा है, बढ़ नहीं पा रहा, जहां बड़े पैमाने पर पनपने की जरूरत है। फिर ज्यादातर सरकारी नौकरियों के लिए लोगों का झुकाव बहुत ज्यादा हो गया है। हर कोई चाहता है कि उसे सरकारी नौकरी मिले, रेलवे में वो जाए, बैंकिंग में जाए, पुलिस में जाए। तो इसकी वजह से काफी परेशानी बच्चों को हो जाती है, क्योंकि वो अपना समय बर्बाद करते हैं, और जितना समय बर्बाद करते हैं तो उसमें अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं, लेकिन वो समय हाथ से निकल जाता है। फिर कुटीर और लघु उद्योग यानी कि एमएसएमईज की अगर हम बात करें तो संकट है, फंड है और संसाधनों की कमी है, क्योंकि भारत में छोटे और कुटीर उद्योग जैसे कि हस्तशिल्प है, कपड़ा उद्योग है, ये सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं। लेकिन बड़ी कंपनियों में यहाँ प्रतिस्पर्धा, आधुनिक तकनीक की कमी, समय पर लोन क्रेडिट ना मिल पाने के कारण कई लघु उद्योग जो है वो बंद हो जाते हैं। फिर रोजगार अगर हम बात करें, स्टार्टअप्स के लिए रिस्क नहीं लेना चाहते हैं लोग, क्योंकि पारंपरिक जो मानसिकता बन गई है कि लोन क्यों लेना है भाई, अगर लोन लेकर हमें नौकरी लेनी है तो जाहिर तौर पर वो चुकता कैसे करेंगे। तो कई ऐसी लोगों की सोच है। भारत में आज भी बहुसंख्यक परिवार हैं जहां नौकरी करने को बिजनेस शुरू करने से बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पुरुष, महिलाओं, युवाओं के बीच में बेरोजगारी के अंतर या इसके समाधान के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें कौशल की कमी है, यानी कि एक मिस मैच है, फिर स्किल गैप है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। फिर जैसे कि अब आप देखिए, डिग्री बनाम हुनर की बात अगर होती है, आपके पास डिग्री है लेकिन हुनर नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो काम कैसे करेंगे, सिर्फ डिग्री लेकर क्या करेंगे। तो एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और जब आपके पास एक्सपीरियंस भी है, डिग्री भी है, तो वो कहते हैं ना जैसे कि लगातार दोगुनी आपके पास क्षमता हो गई है। तो जाहिर तौर पर आजकल जैसे एआई आ गया है, डेटा एनालिसिस आ गया है, एडवांस कोडिंग आ गया है, प्रैक्टिकल स्किल्स आ गए हैं, तो इस तरह से लाखों युवा ग्रेजुएट्स तो हो रहे हैं, लेकिन कंपनियों की आधुनिक जो ज़रूरतें हैं वो शिफ्ट हो गई हैं, जिसमें कि एआई अब काम कर रहा है, डेटा एनालिसिस पर काम हो रहा है, एडवांस कोडिंग प्रैक्टिकल चल रहा है, तो प्रैक्टिकल स्किल्स होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज़ की जो मांग है वो बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें यहाँ स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, कॉलेज उस स्तर के प्रोफेशनल्स तैयार नहीं कर पा रहे। और फिर जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा तरीके से बढ़ोतरी हो गई है, यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो चुका है, तो रिस्क फैक्टर अब ज़्यादा बढ़ गए हैं। चलिए, तो कुछ स्कीम्स हैं जो हालिया आप देखिए शुरू की गई थी, जिसमें स्किलिंग को लेकर काम हुआ, एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव्स को लेकर काम हुआ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर काम हुआ, लेकिन कितना इस पर काम हुआ और युवाओं को इसका कितना लाभ मिल पाता है, इसी पर चर्चा कर लेते हैं। मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत मनोज जी जुड़ने के लिए। सुशील वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मनोज जी, अब बेरोजगारी दर जिस तरह से बढ़ गई है, तो सबको तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, क्योंकि अब तो फैक्ट्रीज, कंपनीज की डिमांड भी अलग हो गई है, स्किल्ड वर्कर चाहिए उन्हें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर सरकार काम कर रही है। आपको क्या लगता है कि जितनी वजहें हमने गिनवाई हैं, यही वजह है कि हमारा युवा बेरोजगार रह गया है, या फिर मानसिकता की वजह से इस तरह से हो रहा है? वजह बताइए, सबसे पहले तो वो जानना चाहेंगे। सही बताया आपने। जो आपने स्टेटिस्टिक्स दिया बहुत ही अच्छा दिया, और स्वाभाविक है कि बहुत से ऐसे रीजन हैं, गवर्नमेंट द्वारा स्कीम्स चलाया जाता है लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। हम्म। अब जैसे अप्रेंटिस की बात कही गई थी सरकार द्वारा, अभी जो है कितने लोगों को जो है अप्रेंटिस का जो है ट्रेनिंग मिल रहा है। चाहे आईटीआई जो है खोला जा रहा है, लेकिन क्या वो हमारे आईटीआई जो मापदंड जो इंडस्ट्रीज को चाहिए, क्या उनको रॉ मटेरियल मिल पाता है, वह क्या
उनको स्किल डेवलप जो युवा है, क्या उनको उस तरह से ट्रेनिंग दे दे दिया जाता है। हम्म। तो इस तरह का जो हमारे जो शिक्षा व्यवस्था भी अगर कहिए तो हमारा जो गाँव का एक डिफरेंट एजुकेशन होता है, शहरों में डिफरेंट हो जाता है। गाँव के बच्चे फिर बाहर आते हैं जॉब के लिए, उनको एक टेक्निकल एजु इस तरह का एजुकेशन होता है कि वो कंपनी के मापदंड पे वो खड़ा नहीं उतर पाता है। तो हमारा एक एजुकेशन सिस्टम भी एक ऐसा है जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस तरह से गवर्नमेंट द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया, स्कीम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ऑन द ग्राउंड अब इसका एग्ज़ीक्यूशन देखिए तो उसमें डिससैटिस्फैक्शन मिलेगा। लोग उसको इफ़ेक्टिवली जो है अब नहीं लागू कर पाते हैं, और जिस तरह से मापदंड भी हाई स्टैंडर्ड का रखा गया है। बहुत से ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी देख लीजिए कि आप जो है वो इफ़ेक्टिवली न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम्म। लागू नहीं किया जा सकता है। जब गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो है इफ़ेक्टिवली लागू नहीं किया जा सकता है, तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट का एक प्रायोरिटी ये होता है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, उस पे जो है इम्पोज़ करके जो है इसको लागू करके एक सक्सेसफुल मॉडल दिखाया जाए। तो हम्म। मुझे ऐसा लग रहा है कि हर तरफ से जो है काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जहाँ तक सुशील जी, ये आप बताइए कि युवाओं के लिए इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को लेकर काम किया गया सरकार की तरफ से। उन्होंने कहा कि इंटर्नशिप के दौरान आपको 5,000 प्रति माह का स्टाइपेंड दिया जाएगा, 6,000 की एक का जो मुश्त सहायता है वो आपको मिलेगी। तो पीएम इंटर्नशिप पोर्टल पर आप आवेदन कर सकते हैं, ये सरकार की तरफ से दिया गया। फिर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कहा गया कि भाई वीबीजी रामजी आपके लिए योजना लाई गई है, तो यहाँ आप अपने अपने आप को दर्ज करा सकते हैं और 125 दिन का जो मेहताना है वो आपको मिल सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी दर यहाँ तक पहुंचना चिंताजनक है। अब मेरे से पूछें। जी सुशील जी, वरिष्ठ पत्रकार देखिए हमारे साथ आशा जुड़ जी, गए हैं। विश्वनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला चीज हम्म। सबसे पहला चीज ये है कि खाली भारत में ही इसकी अनएम्प्लॉयमेंट की यानी समस्या नहीं है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर भी ये समस्याएं हैं, हम्म। लेकिन हमारे में यहाँ अलग टाइप की समस्या है। पहला चीज ये है कि जितने भी लोग हैं, गांव में हो या शहरों में हो, हर एक का पहला ध्यान जाता सरकारी नौकरी के ऊपर। सरकारी नौकरियां कितनी नई निकल सकती है, वो उस चीज का नहीं दे सकते हैं। आप देखिए एसएससी जो होते हैं, 4th क्लास के लिए जो एम्प्लॉयमेंट होती है, उसमें जो जॉब्स होते हैं 1200 1500 एप्लीकेशन आती है, 23 लाख एप्लीकेशन है। 1200 लोगों के 1200 जॉब्स के लिए 23 लाख एप्लीकेशन। ये दिखाता है कि 23 लाख अगर 1200 जॉब्स है तो कितने उसमें एडजस्ट हो पाएंगे। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहते, 8-10 साल लगाते हैं ये एग्जाम क्लियर करने में, लेकिन प्राइवेट में नहीं जाते हैं, माँ बाप पे भी बोझ बन जाते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा, हमारे यहाँ क्या चीज होता है, जैसे प्रधानमंत्री तो कहते हैं, टीवी पे भाषण देते हैं, आप बैंक में जाओ आपके लिए लोन मिलेगा। जब कोई लोन लेने के लिए बैंक में जाता है, पहले वो कहते हैं आपका मकान शिकान कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। गारंटर कौन रहेगा आपको? कौन गारंटी नए युवा को बिजनेस करने निकलेगा, कौन उसको गारंटी रिश्तेदार देगा? ऐसे ऐसे उसमें भी कॉन्शियस है ये इसमें खरा नहीं उतर सकता कोई जो लोन के लिए अप्लाई कर ले। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंटर्नशिप प्रधानमंत्री ने वो प्रोग्राम कर दिया, 1 लाख लोगों को मिलेगा। 140 करोड़ का देश है, जिस हिसाब से 29% जो या 16% 15 से 29 कैटेगरी में आते हैं जो युवा है, बेरोजगार है। उनका कितना या उनके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि ऐसा चीज है, पहले जैसे एक प्रिंटिंग प्रेस होता था न्यूज़पेपर का, मान लो उसमें होते थे 100-150 लोग काम करते थे। आज ऐसी कंप्यूटराइज्ड मशीन आ गई है, 2 या 3 आदमी बटन कंप्यूटर पे बैठे जो सारा हैंडल कर लेते हैं। ऐसे लीजिए आप टेक्सटाइल में या इंडस्ट्री हो, किसी भी इंडस्ट्री में वो जॉब भी श्रिंक होने लगे हैं। मतलब टेक्निक पे आप लोग शिफ्ट हो गए हैं। विश्वनाथ जी, वो कह रहे हैं कि अब तो सरकार ने जो इंटर्नशिप के लिए पोर्टल बना दिया है, राहत देने की बात हो गई है, लेकिन औपचारिकताएं जो डाली गई हैं, जो सरकार दावा करती है कि हम लोन दे रहे हैं युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए,
अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखती हूँ कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, छोटे व्यवसाय, दुकान, स्टार्टअप शुरू करने के लिए 50,000 से आपको 10 लाख रुपए तक का यहाँ लोन मिल सकता है बिना गारंटी के। तो लाभ लेने की ज़रूरत है, लेकिन वकील जी कह रहे हैं कि भाई औपचारिकताएं इतनी हैं कि वो पूरी नहीं हो पाती। धन्यवाद आशा जी, आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आशा जी, बिल्कुल देखिए, हम जिस व्यवस्था से उबर कर आज यहाँ पहुंचे हैं, वो एक ऐसी व्यवस्था थी कि जहां पर कुछ भी मिलना असंभव था। लोन लेना तो एक बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता था। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार ने इधर बहुत प्रयास किए। अभी एजुकेशन लोन के लिए सरकार ने चीजों को बिल्कुल चेंज कर दिया है, पोर्टल बना दिया है। उस पोर्टल पे आप जाइए, अप्लाई करिए, ब्रांच डाल दिए, जहां से आप लोन लेना चाहते हैं उसको वहां फॉरवर्ड हो जाएगा लोन एप्लीकेशन आपकी वहां फॉरवर्ड हो जाएगी। यस, वहां पर वो आपकी क्रेडिबिलिटी, मतलब पेरेंट्स का वो जरूर देखते हैं। तो ये ब्रांच का अभी भी उसमें जरूर दबाव होता है। यानी उन युवाओं के लिए अगर उनको पढ़ना है तो उनके लिए अभी भी वो समस्या, जो लाल फीताशाही जिसको हम लोग कहते थे कि ब्रांच मैनेजर की मर्जी है। एक फोन पर जैसे लोन होता था ना, लाखों करोड़ रुपया यूपीए सरकार में हो जाता था, फोन कर दिया, भाई इनको साहब को दे दो पैसे। जैसे उनके पिताजी उसको कमा के रख गए हो कि वो एक पोटली में भरो, उनको 1-8 लाख करोड़ रुपया उठाओ और इनको दे दो। उसके बाद उन्होंने कहाँ खाया, कहाँ गंवाया, कहाँ निपटाया, कोई पूछने वाला नहीं था। आज की स्थिति ये है, ये सरकार चीजों को स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जब बहुत बिगड़ी हुई व्यवस्था हो उसको सिस्टम में लाना, और वो भी इतनी विरोध के बाद, अंतर विरोध के बाद। सिस्टम में बैठे हुए बहुत लोग ऐसे हैं जो आज भी चीजों को डाउनसाइज करने की कोशिश नहीं करते। उनको लगता है कि सारी व्यवस्था मेरे हाथ से चलनी चाहिए, मेरी मर्जी से चलनी चाहिए। ये बदलाव क्यों हो रहा है? दे आर हेलबेंट ऑन अपोजिंग द चेंज। वो बिल्कुल कतई उन्हें बर्दाश्त नहीं है कि ये बदलाव क्यों और कैसे हो जाए, ब्रांच मेरे हाथ से क्यों निकल जाए। मैं ब्रांच का मालिक, मेरी मर्जी से अगर लोन है तो मेरी मर्जी से होना चाहिए। यस, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, अगर बेरोजगारी दर है, अब सरकार ने इतनी स्कीम्स लॉन्च की, आप देखिए ढेर सारी बातें कही जाएंगी। सरकार कहेगी आप किसी ब्रांच में जाइए, आप 1 लाख रुपए का लोन इस लेवल, इस कैटेगरी में मिल जाएगा, 5 लाख का इस कैटेगरी में, 10 लाख का इस कैटेगरी में। आप जाइए, एप्लीकेशन लगाइए, एक बार पूछ कर देखिए ब्रांच मैनेजर से। आज भी उनको अथॉरिटी इतनी है, वो लूप होल्स का इतना अच्छा उपयोग करते हैं, आपको इस तरह जलेबी बना करके इस तरीके से आपको उस भंवर जाल में फंसाएंगे, अल्टीमेटली आप सरेंडर करके और चुपचाप चले आएंगे कि हम जिस स्थिति में हैं वहां ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं, सरकार बहुत प्रयास कर रही है। सरकार के इंटेंट पर मैं फिर सवाल नहीं उठाता हूं। क्यों? जब सरकार स्कीम लॉन्च करती है तो प्रधानमंत्री खुद अगर किसी ब्रांच में किसी को लोन तो देंगे नहीं, उसके लिए तो वो सिस्टम ही काम करेगा ना। लेकिन जब तक उस सिस्टम में बैठे हुए लोगों की मानसिकता नहीं हम बात कर रहे थे ना विश्वनाथ जी, तो मुद्रा योजना में जो रोजगार को लेकर काम किया गया, वो सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि भाई 40 करोड़ से ज्यादा युवाओं को अभी तक लोन स्वीकृत किया जा चुका है। फिर वो कह रहे हैं कि जो PLFS की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि 15 से 29 वर्ष के जो युवा हैं, बेरोजगारी दर लगभग 15.3% है और इससे 16.2% के बीच में बनी हुई है। 9.2 करोड़ ऐसे युवा हैं जो अभी भी जिनके पास नौकरी नहीं है और कमाई का कोई साधन नहीं है। देखिए, ये मैं वही कह रहा हूँ, ये मैं उसी पे जा रहा हूँ कि आज भी जो फिगर सरकार दे रही है, ये जो बीच के एलिमेंट्स हैं ना, जो ऑफिशियल्स हैं, जो पुराना लाल फीताशाही वाला सिस्टम है, वो आज भी जानते हैं किसको देता है। जैसे आपकी बहुत अच्छा ट्रैक है बैंक में, आप जाएंगे, आप कहेंगे साहब, वो ब्रांच मैनेजर कहेगा साहब आप इसमें ले लीजिए ना, आप इसमें ले लीजिए ना। वो ढूंढ कर उन्हीं को देते हैं। अंधा बांटे रेवड़ी आपा ही दे, केवल उन्हीं लोगों को देने की कोशिश करते हैं स्कीम को पूरा करने के लिए। क्यों? इस स्कीम में ये स्कीम आई है, इसके पैरामीटर्स ऐसे हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। अपने लोगों को, क्योंकि भाई संख्या तो भेजनी ही है कि इस स्कीम में हमने इतने लोगों को लोन दिया। अब वाकई जो जरूरतमंद जब वो पहुंचता है तो उसको वो इतना ज्ञान दे देते हैं, इतनी चीजें मनोज जी, अब ये बताइए कि वो वापस चला जाए। ठीक है विश्वनाथ जी, मनोज जी ये बताइए कि जो ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं, जो आज से 10-10, 15-15 साल पहले की पढ़ाई कर चुके हैं, वो स्किल कहाँ से लाएंगे?
वो टेक्निक कहाँ से लाएंगे? वो एआई को लेकर काम कैसे करेंगे? डाटा एनालिसिस को लेकर काम कैसे करेंगे? उन्हें तो पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ना। एक तो ओवरएज होगा है, दूसरा आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तो उसका विकल्प सरकार क्या देती है? ये भी तो एक बड़ा सवाल होता है कि भाई जिन बच्चों की नौकरी नहीं लगी है, 10 से 15 साल से वो बच्चे अपने जॉब में नहीं जा पाए, उनकी उम्र हो गई, अब ओवरएज हो गए, तो उनके लिए क्या रास्ते थे? फिर सरकार ने कहा नहीं, हमने तो स्कीम्स ला दी। सही सही बात आप बता रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है अभी के समय में जॉब प्राप्त करना कि जिस तरह से हम लोग जो है टेक्नोलॉजी पे जो हाईली डिपेंडेंट हो गए हैं। और नॉर्मली हम लोग देखते थे कि जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट से अगर एमबीए किया हो या इसी रिलेटेड सब्जेक्ट से होता था तो उनको परेशानी होती थी। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस तरह से फ्रेम किया गया है कि जो आर्ट्स सब्जेक्ट से भी ग्रेजुएशन करते हैं, पीजी करते हैं, उनको भी जो है टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, जिसका आउटकम जो है आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा। और जो जैसा आप बता रहे हैं कि जो 15 साल पहले ग्रेजुएशन किया उसके लिए किया है, तो गवर्नमेंट को ज़रूर जो है उनके लिए भी कुछ इनिशिएटिव ज़रूर लेना चाहिए। और जो भी अगर कंपनी खोलता है, स्टार्टअप तो आ गया है, लेकिन वैसे सब लोगों को अगर ट्रेनिंग दिया जाए कि स्टार्टअप को लेकर के वो आगे बढ़े, और तो स्वाभाविक है कि वो खुद जो है काम तो करेंगे, साथ-साथ रोज़गार भी देंगे। तो ये जो मेन बात आ जाती है कि ग्राउंड पे कितना इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है। सभी सरकारें का जो प्रायोरिटी होता है, वो कॉमन मैन ओरिएंटेड होता है, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली नहीं हो पाता है, तो हम इसी तरह का रिजल्ट हम देख सकते हैं। जैसे कि 12 साल में ठीक है, अगर जोड़ा जाए तो एवरी ईयर जो कुछ न कुछ इस तरह के अनाउंसमेंट्स हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है। सुशील लेकिन वकील जी, ग्राउंड पे ये जो बताइए कि जी। ये जो सरकारी योजनाएं हैं और समाधान पर केंद्रित जो काम हो रहा है, उस पर आपको क्या लगता है कि कितना हो पाया? मुद्रा में जो इंटर्नशिप तक चला, स्किल गैप जो सबसे बड़ा एक रोड़ा बन गया कि डिग्रियां, आपके पास डिग्रियां तो हैं लेकिन स्किल नहीं है, तो क्या करेंगे डिग्री को लेकर? फिर नौकरी ढूंढने वाले यहाँ पर जिस तरह से नौकरी देने वाले बने, ये एक बड़ा नारा दिया गया कि आपको जॉब सीकर यहाँ पर बनना है, जॉब क्रिएटर आपको बनना चाहिए, ना कि सीकर। तो ये तमाम तरह की जो बड़ी बड़ी बातें हुई। देखिए आशा जी, पहले ये चीज देखना कि जो नौजवान 14 साल या 10 साल से जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनको अपनी जगह ये चीज का यह विश्लेषण करना पड़ेगा कि अगर 10-12 साल से वो बेकार है, क्यों है? उनमें तो कोई कमी ऐसी होगी जिसकी वजह से वो नौकरी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। चलो, सरकारी नौकरी में अगर कोई एडजस्ट नहीं होता, प्राइवेट नौकरी में क्यों नहीं एडजस्ट हो पा रहा है? ये दिखा रहा है कि उसमें ऐसे या तो कोई स्किल ऐसा नहीं, या तो उसमें कमी है, फिर भी वो नौकरी के पीछे पड़ा है कि नौकरी कहीं से मिल जाए। नौकरी ऐसा चीज नहीं कि आसमान से वो खजूर अटकेगा तो उसके मुंह में आएगा। आप दर्जे किसान का बेटा है जिसके पास अपनी अच्छी जमीन वगैरह होती है, बेटा घर से निकलता है, गांव से निकलता है, मैं शहर जाऊंगा नौकरी करने। ऐसे जैसे ये बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग है, उनके जो बच्चे होते हैं वो 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, वो निकलते हैं शहर की ओर, जिसका अपना कारोबार हो, क्योंकि उनके लिए बड़ा इजी है। अगर किसी के पास छोटा मोटा कारोबार है, 15-20 लाख रुपए का साल का ये इनकम है, वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको लोन भी मिल जाएगा। लेकिन अगर वो अपना जो उसके पुश्तों का या है अपना कोई कारखाना वगैरह, उसको बढ़ावा देने के लिए लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर सकता है। या अगर उसका कारखाना, उसका कोई काम किसी चीज का, वो उसमें ये महारत हासिल कर सकता है, उसी लाइन में जा सकता है। लेकिन वो गांव छोड़ के दे फिर आएगा शहर, बड़े शहर में कि मैं नौकरी कर लूंगा, जिसमें सरकार तो कह रहा है अगर 40 लाख लोगों को मुद्रा लोन का फायदा मिला है, फिर 40 लाख यहाँ से क्यों नहीं कट हो गए? अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी बढ़ी है, नौकरी दिखा रहे हैं आप, फिर वहां से कम होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा। वहां से भी अगर 40 लाख लोगों ने लोन ले लिया यहाँ से, इसका मतलब है वो भी लोग एक साइड से काम कर रहे हैं, दूसरे साइड से वो भी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जब तक सरकार इन चीजों का पूरा देख लीजिए, बैंक का मेरे को भी एक्सपीरियंस है, मैं भी किसी बच्चे को कहता बैंक पे ले जाने अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना और एक ऐसी टीम का गठन होना चाहिए कि जो बच्चे स्टैंडअप का लाभ ले रहे हैं, स्टार्टअप का लाभ ले रहे हैं, मुद्रा योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें बेरोजगारी दर से बाहर निकालना चाहिए। उन्हें आप बेरोजगार नहीं बोल सकते हैं, वो लोन ले रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उद्यमी बन चुके हैं,
छोटा लघु उद्योग कर रहे हैं तो वो अपनी जॉब क्रिएट कर चुके हैं और दूसरों को दे रहे हैं, तो उनको तो निकालना चाहिए बाहर। और सबको तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल आशा जी, देखिए सरकारी नौकरी का जो एक स्ट्रक्चर था उसी ने बहुत नुकसान भी किया है। मुझे लगता है कि उसको हर लेवल पर बच्चों की, स्टूडेंट्स की स्कैनिंग होनी चाहिए थी, उनकी स्क्रीनिंग करके उनको एब्जॉर्ब करते जाना चाहिए था सिस्टम में। एक सरकार ने अब हालांकि इस चीज का प्रयास शुरू किया है। अब आप बच्चों को, युवा को पता ही नहीं है कि पीएमईजीपी क्या है, मुद्रा योजना क्या है, स्किल इंडिया क्या है, स्टैंड अप इंडिया क्या है, अग्निवीर क्या है, रोजगार मेला क्या है, फिर उस सैकड़ों स्कीम्स हैं। अब उन स्कीम्स में जब तक आप लगेंगे नहीं, उनके बेसिक्स पैरामीटर्स को नहीं समझेंगे, उसमें अप्लाई नहीं करेंगे, आप अपनी डिग्रीज के हिसाब से उसको चीजों को नहीं देखेंगे, फॉर्मेलिटीज क्या है उनको नहीं देखेंगे, तो तब तक ये चीजें आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। डिग्री है आपको, आपके पास अगर, तो आप उसके हिसाब से मैच करके और अपने लिए क्रिएट करें, क्योंकि देखिए सरकारी नौकरी एक पैरामीटर नहीं हो सकता है रोजगार का। विश्वनाथ जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। नीति आयोग की तरफ से भी स्थिति को स्पष्ट किया गया है। वो कह रहे हैं कि नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की जो जनसंख्या अनुमान है उसके अनुसार देश में 15 से 29 वर्ष के कुल 36.8 करोड़ युवाओं में से 9.2 करोड़ युवा पूरी तरह से आर्थिक मुख्यधारा, जो पढ़ाई, कमाई और ट्रेनिंग, बाहर है, इससे बाहर है। बिल्कुल, ये मैं इसी को इसके लिए कह रहा था कि जब तक, इसके लिए अब सरकार को क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि वन विंडो रोजगार केंद्र खोलिए ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में, हर ब्लॉक में एक ही जगह है जहां फॉर्म भरने से लोन तक सब कुछ हो जाए, एक सिंगल विंडो करिए। अगर देखिए जब तक हम उनके ऊपर छोड़ेंगे तब तक चीजें नहीं होंगी। हमको एक्सपर्ट्स बिठाना चाहिए ब्लॉक लेवल पर, एक जगह जहां फॉर्म भरने से लेकर लोन लेने तक सब हो जाए। अब जैसे रोजगार संगम टाइप का एक कार्यक्रम हुआ, इस तरीके से होगा क्या, जैसे अंग्रेजी में फॉर्म है, वो उसको लगता है जाएंगे, अच्छा नहीं हुआ, एक बार प्रयास किया नहीं हुआ। इससे जैसे आपने वैक्सीन का टारगेट दिया था, वैसे ही आप प्रधान को 20 युवा को स्किल सेंटर भेजने का टारगेट दीजिए। जब आप इस रूप में चीजों को लेकर आएंगे कि उन युवा को भेजिए आप और उसका रिस्पॉन्ड करिए कि हाँ हमारे कोटे में ये 20 आए हैं, तो इसका जो सीएससी हैं, जन सेवा केंद्र, उनका सही उपयोग होगा। पीएम है, पीएम विश्वकर्मा स्किल इंडिया रजिस्ट्रेशन है, वो फ्री में होता है। जी, मतलब कि चयन अगर हो रहा है तो एक सूची तैयार होनी चाहिए कि भाई इन बच्चों ने इतना लाभ लिया है, ये बच्चे अब बेरोजगारी से बाहर हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथ जी। सुशील जी आपका भी धन्यवाद, मनोज जी आपका भी धन्यवाद। तो बेरोजगारी दर जिस तरह से बढ़ती चली जा रही है, 9.2 करोड़ का आंकड़ा सामने आया है, तो जाहिर तौर पर सरकार ने कई स्कीम्स लाई हैं, योजनाएं, परियोजनाएं चल रही हैं। लेकिन एक जानकारों ने बहुत अच्छा सवाल छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो बच्चे उद्यमी बन चुके हैं, स्टार्टअप का लाभ ले रहे हैं, मुद्रा योजना का लाभ ले रहे हैं, स्टैंड अप इंडिया का लाभ ले रहे हैं, उन बच्चों को बेरोजगारी दर से बाहर करना चाहिए। और जिन बच्चों ने अभी तक कोई लाभ नहीं लिया, नौकरी भी नहीं है, उन्हें बेरोजगारी दर में डालना चाहिए। तो एक सूची जरूर तैयार होनी चाहिए कि कौन कहां पर स्टैंड करता है। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।